नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रश्मि। देखिए, आज राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, साथ ही ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, जमा खान यानी तमाम घटक दल के नेता मौजूद रहे। लेकिन सबसे खास नाम अगर किसी का है तो वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान दावते इफ्तार में शामिल हुए। सबसे पहले चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। और अगर हम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया। मेरे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दावते इफ्तार के बहाने क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। अशोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, शायद दर्शकों के मन में भी यही सवाल जो है अटखलियां मार रहे होंगे कि 2022 की इफ्तार पार्टी और 2023 की इफ्तार पार्टी, दोनों ही इफ्तार पार्टी है, लेकिन बदलाव है इस इफ्तार पार्टी में और इसका गवाह ये दावते इफ्तार है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए रश्मि, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2022 में भी जब राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार की पार्टी थी तो उस समय भी मैं प्रत्यक्षदर्शी था और आज भी जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दावते इफ्तार हुआ है तो आज भी मैं वहां पे मौजूद था। आपको याद होगा कि 2022 में उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और किसी को कानों कान ये खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार आज तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। और हुआ क्या, नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकले और पैदल ही तेजस्वी प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। हंगामा मचा था, क्योंकि उस समय बीजेपी नेताओं को यह भान नहीं था कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। नीतीश ने उस समय बयान भी दिया था और खास करके जदयू नेताओं का यह बयान भी आया था कि इसमें सियासत नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ेंगे क्या। और ठीक हुआ, आपने देखा कि अगस्त आते आते आप 10 दिन पीछे आप चलिए, क्योंकि रमजान जो हो रहा है तो वो धीरे धीरे 10 दिन पीछे जाता है। तो पिछले अगर बात करें तो अप्रैल महीने में के बदले मार्च के लास्ट से रमजान शुरू हुआ। तो 10 अगस्त आते आते नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। आज की भी स्थिति थी कि आज महागठबंधन का यह पहला इफ्तार था जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों, जब पिछले 9 अगस्त को जब उन्होंने सरकार बनाने का फैसला लिया और 10 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद यह पहला दावत इफ्तार था। इसके पहले मुख्यमंत्री आवास में दावत इफ्तार का आयोजन हो चुका है और फिर जदयू ने भी, आपने देखा होगा कि कल ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में था दावत इफ्तार, शनिवार को जदयू के तरफ से था हज भवन में और आज दावत इफ्तार का आयोजन राबड़ी देवी के आवास पर था। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, चूंकि बीजेपी ने इस दावत इफ्तार का विरोध किया था, बायकॉट किया था, इसलिए सीएम आवास में बीजेपी के कोई नेता नहीं पहुंचे थे। जदयू के कार्यक्रम में भी दावत इफ्तार में हज भवन में कोई बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सीएम आवास में चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे थे। और एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस हो, चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब भी नहीं पहुंचे थे नीतीश के दावत इफ्तार में भी और जदयू के दावत इफ्तार में भी नहीं पहुंचे थे। आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट करके एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि चूंकि बिहार जल रहा है और इसके चलते बिहार में अभी स्थिति जश्न मनाने की नहीं है, इसलिए हम लोगों ने भी फैसला लिया है कि दावत इफ्तार में शामिल नहीं हो। यही जो उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया, ठीक वही आरोप बीजेपी के नेताओं ने भी लगाया। चाहे आप सुशील कुमार मोदी की बात करिए, सम्राट चौधरी की बात करिए, संजय जायसवाल की बात करिए, तारकिशोर प्रसाद की बात करिए, विजय कुमार सिन्हा की बात करिए, सब लोगों ने एक ही बात कही कि एक तरफ
सासाराम और नालंदा में दंगे हुए हैं, बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार इफ्तार मना रहे हैं, यानी कि जश्न मना रहे हैं। निगाहें टिकी थी आरजेडी पर कि आरजेडी के दावत इफ्तार में कौन कौन शामिल होते हैं, और जो निगाहें थी, जो आशंका थी, जो संभावनाएं थी, उन सारी संभावनाएं खास करके राजनीतिज्ञों के मन में जो थी संभावनाएं, वो सारी की सारी आज सच होती दिखाई दी। यूं तो दिन से ही ये खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव के दावत इफ्तार में शामिल हो गए, लेकिन आज पहली बार हम कह सकते हैं कि लगभग एक दशक के बाद पप्पू यादव राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे थे। पप्पू यादव अभी तक विधिवत कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, उनकी पत्नी रंजीता रंजन है कांग्रेस में। पप्पू यादव लालू परिवार के इधर मुखर विरोधी भी रहे, नीतीश कुमार के भी विरोधी रहे, लेकिन आज दावत इफ्तार में पप्पू यादव भी शामिल हुए। चिराग पासवान जो उन दोनों दावत इफ्तार में शामिल नहीं हुए, वो भी आज इसमें शामिल हुए। इसके अलावे महागठबंधन घटक के सभी बड़े नेता, लगभग सभी बड़े नेता, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो वो पहुंचे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे, उमेश कुशवाहा पहुंचे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव तो मेजबान ही थे, राबड़ी देवी मेजबान ही थी तो वो भी मौजूद ही थी। आप ये बात करें जीतन राम मांझी हम के संरक्षक, वो यहाँ पे पहुंचे, अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहुंचे, और फिर नीतीश कैबिनेट के विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो पहुंचे, संजय झा जल संसाधन मंत्री हैं वो पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, अवध बिहारी चौधरी विधान परिषद के सभापति पहुंचे, देवेश चंद्र ठाकुर, फिर जमा खान जो मंत्री हैं वो पहुंचे। इसके अलावे दोनों महागठबंधन के दर्जनों मंत्री वहां पे पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश का गर्मजोशी से स्वागत किया, राबड़ी देवी खुद उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, तो इतना तक तो ठीक है। चूंकि महागठबंधन के नेता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट में तेजस्वी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो यहां तक ठीक है। लेकिन चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव से ही उनका बयान किस तरह से नीतीश के खिलाफ आते रहा है, और आपको याद होगा कि चिराग पासवान के पिताजी जब मरे थे उस समय भी किस तरह से चिराग पासवान और नीतीश के बीच में 36 का संबंध था, कि वहां पे रामविलास पासवान के देहांत के बाद लोजपा ऑफिस में जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो उस समय भी नीतीश के साथ उनका जो आमना सामना हुआ वो असहज करने वाला था। लेकिन आज चिराग पासवान पहुंचते हैं, नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उसके बाद आप ये कह लीजिए कि चिराग पासवान राबड़ी देवी के आवास से जो ही बाहर निकलते हैं कि उनके सुर बदल जाते हैं, और वो सुर भी ऐसा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम आए थे अपने छोटे भाई की इफ्तार पार्टी में, अपनी भतीजी को हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर बिफरते हैं, और बिफर करके वो नीतीश पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता है के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो भ्रम है, और कोई भी देश का कोई भी राजनीतिक दल, चूंकि विपक्षी नेताओं की संख्या इतनी है चिराग पासवान के मुताबिक, और उसमें प्रधानमंत्री पद के इतने उम्मीदवार हैं कि जो नीतीश को किसी भी कीमत पर पीएम का कैंडिडेट नहीं मानेंगे। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि 600 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के, 200 से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी की हैं, इसके अलावे अन्य घटक दल के जो नेता हैं उनका है। अखिलेश सिंह की बात की तो फिर 40 विधायकों की हैसियत वाले नीतीश को कोई पीएम क्यों मानेगा। अब समझ लीजिए कि एक तरफ कहा जाता है कि सौहार्द, सामाजिक क्या कहते हैं, सौहार्द, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये कह सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है उसके मुताबिक दावत इफ्तार यानी कि सर्वधर्म संभाव को यह इंगित करता है, और दूसरे तरफ वहां से आप निकले ही नहीं और आपने फिर सियासत शुरू कर दी, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चिराग पासवान का जो आज का रोल रहा, जिस तरह से वो नीतीश पर बिफरे हैं, क्या उनको इस बात का भय था कि हम उस दावत इफ्तार में गए हैं तो हमारे ऊपर जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं
वो एनडीए गठबंधन के नेता के हम निशाने पर आएंगे, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता नहीं है। तो ऐसी अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं, आपको याद होगा कि मोकामा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अनंत सिंह के खिलाफ जब बीजेपी का कैंडिडेट था तो अंतिम दिन रोड शो चिराग पासवान ने किया था कुढ़नी में। जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ में चिराग पासवान ने जाकर के प्रचार किया था। तो अभी तक तो एनडीए गठबंधन, खास करके बीजेपी तो मानती रही है कि चिराग अगर हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो हमसे ज्यादा करीब नहीं है तो हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है, और यही वजह है कि बीजेपी उनको, लेकिन लगता है कि चिराग पासवान वहां जाकर के भी शायद मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति में नेताओं के रंग बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, और पाला लोग तुरंत बदलते हैं। तो चिराग पासवान असहज थे या नहीं थे, लेकिन वहां से निकलने के बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से सीधा हमला नीतीश पर किया है, कहा जा सकता है कि इस पर सियासत फिर चिराग ने की है। अशोक जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है, चूंकि ये पहला मौका नहीं है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छुए हैं, इससे पहले भी उन्होंने पांव छुआ है, और जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो उनका जवाब होता है कि ये हमारे संस्कार है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, इसीलिए हम पांव छूते हैं। तो क्या ये जो बयान चिराग पासवान ने दिया है उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि वो अपने छोटे भाई के बुलावे पे दावते इफ्तार में शामिल तो हुए, लेकिन जो उनका निशाना हमेशा से नीतीश कुमार पर रहा वो आज भी बरकरार रहा इस दावते इफ्तार में? देखिए, हमने पहले ही कहा कि चिराग पासवान दो बातें करते हैं। हाँ। लगातार उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार की इज्जत करना, हाँ। उनको प्रणाम करना, हाँ। ये हमारा संस्कार है। तो ये संस्कार भी है क्या कि तुरंत प्रणाम करके आप बाहर निकले और हम फिर निशाना साधे, ये तुरंत हमला। उसके लिए तो फिर चिराग दूसरे दिन बात करते हैं। जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने हाथ हिलाते हुए मीडिया कर्मियों के आग्रह के बावजूद भी नीतीश ने कोई कमेंट नहीं किया। चिराग ये बातें तो कल भी कर सकते थे, लेकिन आज मीडिया के समक्ष चिराग ने जिस तरह की बातें की है, क्या वो मुनासिब है? अगर वो मुनासिब है तो फिर ये तो सियासत है ना, निश्चित रूप से। तब तो फिर इफ्तार के बहाने सियासत है। आप अगर नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते हैं, माना कि नीतीश की नीतियों का वो विरोध करते हैं, लेकिन दावत इफ्तार तो नीतीश की नीति नहीं है। ये तो सामाजिक सौहार्द का एक महापर्व है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतर उदाहरण है। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी के यहाँ चिराग पहुंचते हैं और नीतीश के दावत इफ्तार का बायकॉट करते हैं, क्या ये सियासत नहीं है क्या? तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज जम करके सियासत हुई है, और उस सियासत में चिराग पासवान ने फिर एक तरह से मीडिया की सुर्खियों में हुआ है, महफिल लूटा है। लेकिन उनका जो आज का रोल है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार की जो राजनीति है किस करवट बैठेगी ये कहना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा ये भी जाता अशोक जी कि बिहार की पल पल बदलती राजनीति कोई नहीं जानता, कब कौन किसके साथ चला जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कहना मुश्किल है। तो आज दावते इफ्तार में जो राबड़ी आवास पर हुआ, इसमें बहुत कुछ देखने को मिला। इसमें फिर कहेंगे, हाँ, कि चिराग पासवान ने अपनी खिड़की खुली रखी है। उन्होंने अपना विकल्प रखा, हाँ, कि अगर होता है ना कि राजनीति में सीधे नहीं जाना है, हाँ, तो इस तरह से जाना है घूम करके, ताकि मंजिल भी पहुंच जाए, हाँ, और रास्ता भी बदल लें। हाँ। एक ही मंजिल पर पहुंचने के अनेक रास्ते होते हैं, तो चिराग पासवान ने आज ये ही किया, और चिराग पासवान ने ये एक तरह से दिखाने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि उनके पिता रामविलास पासवान की जो श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें भी उन्होंने नीतीश से ज्यादा तवज्जो तेजस्वी को दिया था। हालांकि बाद में क्या हुआ, बाद में आपने देखा कि महागठबंधन के साथ तेजस्वी चले गए, नीतीश के मुख्यमंत्री तो काल में उप मुख्यमंत्री बन गए, और चिराग देखते रह गए। तो पॉलिटिक्स तो वहां तेजस्वी ने की बेहतर, और तेजस्वी ने पाई। आज भी ठीक है, तेजस्वी ने सभी को निमंत्रण दिया। तेजस्वी बोलते ही, तेजस्वी के बयान को आज आप देखिए, चिराग की बात फिर हम करेंगे, अब पहले तेजस्वी पर हम आते हैं। तेजस्वी के बयान को देखिए, तेजस्वी ने जो आज बयान दिया है उसकी जो शुरुआत उन्होंने की है, उन्होंने बीजेपी पर हमला के साथ ही शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि बिहार जल रहा है और हम दावत इफ्तार मना रहे हैं, यानी कि जश्न मना रहे हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि दावत इफ्तार जश्न नहीं है,
ये महापर्व नहीं है, ये क्या है? इबादत है, ये पूजा है, ये वो तेजस्वी बोले हैं। और ये हमने ये गंगा जमनी जो संस्कृति है, तहजीब है हमारी, उसकी परंपरा है। और तेजस्वी बोले कि इसमें जो इबादत करने वाले लोग हैं, जो रोजेदार लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है। ये कोई सम्मेलन नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई रैली नहीं है। तो तेजस्वी बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी ने क्या कहा कि इस कार्यक्रम में हमने सभी को आमंत्रित किया, सत्ता को भी किया, विपक्ष को भी किया। और उन्होंने क्या कहा? जो पेंडुलम की स्थिति है, मतलब जो ना इधर है और जो ना उधर है, उनका इशारा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है, पप्पू यादव की तरफ है, तो उनको भी हमने निमंत्रण दिया। तो आप ये समझिए कि तेजस्वी ने किस तरह निशाना साधा। और तेजस्वी ने कहा भी आज कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी दोस्त लोग होंगे दंगा वाले, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने नाम लिया कि बजरंग दल के लोग इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ा गया। उन्होंने नाम लिया कि जो दंगा पीड़ित लोग हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको मुआवजा भी देंगे। तो तेजस्वी ने इसी इफ्तार के बहाने बीजेपी पर हमला किया। और आप समझते हैं कि बीजेपी क्यों दावत इफ्तार का विरोध कर रही है? बीजेपी को भी अपना वोट बैंक चाहिए, और वह वोट बैंक उसको दावत इफ्तार से नहीं मिलने वाला है। उसको मिलने वाला दावत इफ्तार का बहिष्कार करके, उसका बाइकआउट करके, और तेजस्वी को मिलने वाला है दावत इफ्तार का आयोजन करके। तो ऐसी परिस्थिति में कितनी बड़ी सियासत हुई, इस सियासत को आप अगर देखेंगे तो आज का इफ्तार वाकई दिलचस्प है। पप्पू यादव दावत इफ्तार के बहाने फिर से राबड़ी देवी के समक्ष, तेजस्वी के समक्ष हाजिर होते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की है बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये पप्पू यादव कहते हैं। चिराग पासवान ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि न हम वो उधर हैं, न हम इधर हैं। हम एक तरह से कहिए कि दावत इफ्तार के बहाने हम सबके साथ हैं। और सबके साथ ये हैं कि हमने अपनी खिड़की खुली रखी है, ताकि उस खिड़की में से जब झांकने की आवश्यकता होगी, यानी कि एनडीए गठबंधन के तरफ से अगर हमको अपनी मांग के अनुरूप तवज्जो नहीं मिलेगी, तो हम महागठबंधन में भी हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रश्मि एक और बात है कि आज आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद के अवसर पर रालोजपा यानी कि पारस के यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज रिपोर्ट कार्ड जारी किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। दावत इफ्तार आरजेडी के का जो आयोजन का दिन था उस दिन, उसमें उनके 2 एमपी शामिल नहीं हुए, एक चंदन और एक महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर यहाँ दावत इफ्तार में शामिल थे आप तेजस्वी के। वहां क्या है, पशुपति कुमार पारस ने अघोषित रूप से बाइकआउट किया, लेकिन महबूब अली कैसर वहां पे पहुंच गए। तो आप समझिए मामले को, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लगता है महबूब अली कैसर को भी कि अगर हम पारस के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, तो जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र में हम चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि उनके बेटे भी एमएलए हैं सिमरी बख्तियारपुर से। लेकिन एक बात और है कि महबूब अली कैसर को पिछले दफे जो लोजपा से टिकट मिला था, वो टिकट दिलाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि सम्राट चौधरी वहां से चुनाव लड़े, और नीतीश नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी वहां से एनडीए के कैंडिडेट हों। यही चलते वह सीट लोजपा को रखी गई और महबूब अली कैसर को उसमें उम्मीदवार बनाया गया। लगता है महबूब अली कैसर वही फिर उन्हीं दिनों को याद करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और आज उन्होंने एक तरह से कहिए कि अघोषित रूप से उन्होंने अपने आला कमान के नीति का विरोध किया है। उनको पारस को उन्होंने आईना दिखाया। तो आज के दावत इफ्तार में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि चूंकि हमारे पास भी समय का अभाव है और एक ही इश्यू पर हम आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, लेकिन इसमें इतनी सारी बातें हैं जिस पर फिर हम दूसरे दिन भी चर्चा करेंगे। और इतना जरूर कहेंगे कि दावत इफ्तार के बहाने बिहार में 2024 के चुनाव
की जो है सो रणनीति बन रही है। महाभारत का मैदान में अब सेनाएं सजने लगी हैं, शतरंज की चालें चलने लगी हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे को मोहरा बनाने में लगे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये तो खुदा जाने, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका जो आगाज है वो बड़ा ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और दावते इफ्तार जो आज राबड़ी आवास पर रखा गया, ये आगे आने वाले दिनों में कितने रंग बिखेरता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आप लगातार कशिश न्यूज के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए ताकि पल पल की खबरों से आप भी अपडेट रह सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।